राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 1.2। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक ऑफ डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम देखते हैं 1.2 जो है हमारा डेरिवेटिव मार्केट, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन। तो इसकी हिस्ट्री हम ज़्यादा इस पर कुछ होता नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह इसके नहीं बनते हैं, बट थोड़ा सा हम इसके बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्या है, द हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव में बी मैप्ड बैक टू सेवरल सेंचुरीज। सम ऑफ द स्पेसिफिक माइलस्टोन इन एवोल्यूशन ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट वर्ल्ड वाइड आर गिवन बिलो। The 12th century in Europe, trade fair seller signed contract promising future delivery of the item they sold. 13th century, there are many examples of contract entered into by English monasteries who frequently sold their whole up to 20 years in advance to foreign. और यहाँ पर ये हम देखते हैं, ये हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि 1884 द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ट्रेडेड फॉर फॉरवर्ड ऑन वेरियस कमोडिटीज़। ये 1884 में बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इन 1999 शिकागो बटर ऑफ एग बोर्ड ए स्पिन ऑफ ए कोबॉट वाज रिकॉग्नाइज्ड टू अलो फ्यूचर ट्रेडिंग। बाकी सब आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिए, मोटा मोटा इसको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना, बस बाकी कुछ नहीं है। आइए अब हम देखते हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट 1.3। तो 1.3 इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में क्या बोल रहा है कि एज द इनिशियल स्टेप टुवर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया, सेबी सेटअप ए 24 मेंबर्स कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एलसी गुप्ता इन 1996 नवंबर 18, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सेबी ने जो है एक 14 लोगों की मेंबर कमेटी सेटअप की, जिसके अध्यक्ष थे, चेयरमैनशिप एलसी गुप्ता, डॉक्टर एलसी गुप्ता इसका सानिध्य कर रहे थे इन 18 नवंबर 1996 में, ठीक है। टू डेवलप अप्रिशिएट रेगुलेटरी को बनाने के लिए फॉर ट्रेडिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो है ट्रेडिंग नहीं हो रही थी उतने टाइम डेरिवेटिव की, तो ये 1996 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा, नहीं आप जानते कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो इससे जस्ट पहले चैप्टर 1 जो कि 1.1 है, इसमें बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स है, वो आप देख सकते हैं वीडियो, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप देख सकें, ठीक है। इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसे आप देख सकें। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि कमिटी सेटअप, ठीक है, मार्च 1998। तो यहाँ पर है सेबी सेटअप ए ग्रुप इन जून 1998 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर जे.आर. वर्मा, रिकमेंड मेजर फॉर रिस्क कंटेनमेंट। तो ये जो है 1998 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, 1998 में कंप्लीट हुआ था। ये कमेटी बिठाई गई थी 1996 में इसको डेरिवेटिव को लाने के लिए इंडिया में, बट ये कंप्लीट हुआ था 1998 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर जे.आर. गुप्ता के सानिध्य में, ठीक है। तो अभी बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, आप देख सकते हैं। और इसकी मैं ये जो है पूरा मैं बुक का PDF आपको दे दूँगा, जिससे कि आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। मैं इसका आपको लिंक दे दूँगा, और ये थोड़ा मैंने खुद ही प्रिंट किया है खुद से, तो इस वजह से ये थोड़ा आगे पीछे प्रिंट हो गया है। चार्जिंग मार्जिन, और यहाँ पर 1999 में द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, SCRA वाज अमेंडेड टू इंक्लूड डेरिवेटिव, ठीक है। ये SCRA बना था ताकि किसी भी टाइप का फ्रॉड ना हो सके,
किसी भी टाइप की गलत ट्रांजैक्शन ना हो सके, इसलिए जो है यहाँ पर ये SCRA बना हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया जून 2000 विद सेबी परमिटेड। सेबी ने परमिट किया था 2000 में, जून 2000 में BSE और NSE को, NSE और BSE को इंट्रोड्यूस भी किया था इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को। ठीक है, अब ये बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स क्या हैं, डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स क्या हैं इंडियन मार्केट में। तो ये टाइप्स हो जाते हैं ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये टाइप्स कितने टाइप्स के हैं डेरिवेटिव इंडियन मार्केट में 4 प्रकार के हैं। यहाँ पर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, ध्यान से समझिए। डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइप के हैं। अभी डेरिवेटिव 4 प्रकार उसके कौन कौन से हो गए? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फिर है ऑप्शन, लास्ट है स्वैप। तो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं, किताबी भाषा थोड़ा मुश्किल है। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि ये चारों प्रकार में सबसे क्या क्या डिफरेंस है और क्यों ये बने। तो फर्स्ट है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब बना तो ये जो है अभी देख लेते हैं इसमें वैसे क्या डिफिनेशन लिखी है। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ ए contractual agreement between two parties to buy, sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is pre-decided on the date of contract. Both contracting parties are committed and are obliged to honor the transaction irrespective of the price of the underlying asset at the time of delivery. Since forwards are negotiated between two parties, the term of condition of contract are customized. These are over the counter contract. ठीक है, अभी देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहना चाहता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि सपोज दैट ये जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनता किसके बीच में? तो ये 2 पार्टी के बीच में बनता है, A एंड B। ठीक है, सपोज दैट अभी हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं गोल्ड का, या फिर किसी भी चीज़ का हम ले सकते हैं, गोल्ड का भी ले सकते हैं। चलिए गोल्ड का ही ले लेते हैं। तो गोल्ड का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज दैट आज गोल्ड का रेट है 58,000। ओके, तो अभी ये क्या करते हैं कि आज के रेट, आज ये आगे अगले महीने ये लोग जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, दोनों लोग। ठीक है, दोनों लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ए हो गया हमारा सेलर, ठीक है, बी हो गया बायर। अभी सेलर क्या करता है कि सेलर सोचता है कि यार अगले महीने इसका प्राइस डाउन जा सकता है। ठीक है, प्राइस डाउन जा सकता है, 56 में जा सकता है, 56K में। और बायर क्या सोचता है कि अगले महीने प्राइस 60,000 में हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लोग अपना दिमाग लगा के ये चीज़ सोचते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अभी ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 58K का। और अभी इसको प्रॉफिट हो गया, ये सोचता है कि प्राइस डाउन जाएगा तो आज के हिसाब से 1 महीने बाद ही सामान देना है। ठीक है, एक्सचेंज तो 1 महीने बाद होना है, एक्सचेंज 1 महीने बाद होना है, या फिर जो भी डेट इन लोगों ने डिसाइड की होगी उस डेट को, जो भी डेट ये लोग डिसाइड करेंगे उस डेट को ये लोग एक्सचेंज अपना करेंगे। और आज के हिसाब से ये क्या करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये लोग इतना कॉन्ट्रैक्ट अपना दोनों लोग बायर और सेलर आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि क्या प्राइस होना चाहिए। उस प्राइस के हिसाब से इसका ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ होती है कि यहाँ पर कोई भी मीडिएटर नहीं होता है, कोई भी मीडिएटर नहीं होता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपस में ही होता है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को ओवर द काउंटर
काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, ये इस प्रकार इसको आप आपस में बना लेते हैं। समझ गया? तो आप समझ गए होंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई मीडिएटर नहीं होता है और ये दोनों पार्टीज़ आपस में बनाती हैं। यहाँ पर नो मीडिएटर, ठीक है, और सेलर और बायर आपस में बनाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें एक डेट कंफर्म होती है, ठीक है, एक डेट कंफर्म होती है कि इस डेट को मुझे लेना है या फिर इस डेट को सेल करना है। समझ गए आप? अब बात करते हैं, आया अब हमारा सेकंड हो गया। फर्स्ट हमने बता दिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो लिखा है यहाँ पर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ सिमिलर टू फॉरवर्ड, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है एकदम सिमिलर होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। एक्सपेक्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेटेड एक्सचेंज रेदर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। फ्यूचर आर आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म ऑफ देयर लॉट साइज। अभी लॉट्स के बारे में मैं बता दूंगा आपको, मेजॉरिटी डेट, ठीक है, etc. so that they can be traded on the exchange. Indeed, we may say future are exchange traded forward contracts, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फ्यूचर जो है इंट्रोड्यूस तो हुआ, बट फ्यूचर में कुछ भी अलग नहीं है, दोनों सिमिलर है, फ्यूचर और फॉरवर्ड, ठीक है। बट ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ थी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि सपोज दैट जैसे कि फॉरवर्ड में होता है कि ये दोनों लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो बना लेते हैं, बट काफ़ी बार ये होता है कि सामने वाली पार्टी धोखा दे देती है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे कि मैं और मेरा दोस्त एक आपस में रखते हैं कि भाई आज नहीं कल आज मेरे को 1000 रुपये दे दे, कल मैं तेरे को ये दे दूँगा या फिर मैं 1000 रुपये दे दूँगा। बट अगर दो लोगों के बीच में होता है तो यहाँ पर धोखाधड़ी होने के केस होते हैं। तो इसी वजह से फ्यूचर को यहाँ पे आना। अभी फ्यूचर यहाँ पे आके करता कुछ खास नहीं है, समझ रहे हैं बात को? कुछ खास नहीं करता है, बस सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर मीडिएटर इंट्रोड्यूस हो जाता है। मीडिएटर हमारा हो गया सेबी, ठीक है, सेबी हमारा मीडिएटर हो गया, पार्टी ए एंड बी ही है। अब यहाँ पे सेबी क्या करता है कि एक डेट कर लेता है, डेट खुद से वो रखता है सेबी, समझ रहे हैं बात को? सेबी की खुद की डेट होती है, खुद का लॉट साइज होता है कि इतने साइज में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि सेबी दोनों लोगों को पकड़ के रखता है ताकि कोई भी फ्रॉड ना कर सके, कोई भी ये रिस्क ना कर सके, ओवर द काउंटर रिस्क, समझ रहे हैं बात को? ये रिस्क ना आ सके। यहाँ पर इस रिस्क को कम करने के लिए सेबी बैठा है और ये ट्रांजेक्शन होता ही होता है। सपोज दैट आज ये ट्रेड नहीं लेगा बट कल हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को? ये कुछ खास अलग नहीं है, यहाँ पर ए और बी ही रहता है, सेम सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे जैसा कि रिस्क हो जाता है, ओवर द काउंटर रिस्क आ जाता है। इस रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है, सामने वाली पार्टी धोखा ना दे, इसलिए यहाँ पर सेबी आ जाता है और सेबी इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करवाता है। समझ रहे हैं बात को? अगर आप नहीं समझ पा रहे चलिए और इसको आसान भाषा में समझाने के लिए चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। समझ रहे हैं बात को? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अब क्या होता है कि सपोज दैट फ्यूचर है और एग्जांपल हमारा चेंज हो जाएगा कि मान लीजिए किसान एक है, ठीक है, एक यहाँ पे किसान होता है और फार्मर, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एक कंपनी से, ठीक है। अभी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, प्रोडक्ट क्या होगा? अभी इनका प्रोडक्ट होता है सपोज दैट वीट या फिर राइस ले लेते हैं, ठीक है। राइस का ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और राइस का कॉन्ट्रैक्ट जब ये बनाते हैं, अभी यहाँ पर आप बात को समझना, अगर यहाँ पर सेबी नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है,
ठीक है, फॉरवर्ड, ये फ्यूचर नहीं होगा, फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पर अगर सीवी बैठा हुआ है, अगर ये कोई और करा रहा है, कोई थर्ड पार्टी इसको करवा रही है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करवा रही है, तो वो होगा यहाँ पे हमारा सीबी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीबी को बिठाकर ही काम करेंगे क्योंकि सीबी यहाँ पर है। ठीक है, फ्यूचर में सीबी होता है और सीबी लॉट साइज भी कंफर्म करता है। तो ये क्या करते हैं कि सीबी के पास जाते हैं ये दोनों लोग। पहले तो अगर ये दोनों आपस में करते हैं तो ये इनका हो गया, बट ये अगर सीबी से करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट सीबी करवाता है। और सीबी कैसे करवाएगा, राइस का, सपोज दैट प्राइस सीबी डिसाइड कर लेगा, मतलब ये दोनों लोग आपस में लड़ेंगे, बायर और सेलर। यहाँ पे हमारा फार्मर हो गया सेलर, ठीक है, क्योंकि फार्मर गेहूँ मतलब चावल उगाएगा बेचेगा, और ये बायर हो गया हमारा कंपनी, ठीक, बायर कंपनी या फिर फार्म। ठीक है, अभी ये दोनों लोग आपस में डिसाइड करके एक प्राइस बता देते हैं सीबी को, और सीबी यहाँ पे सपोज दैट अभी प्राइस चल रहा है 60-70, या फिर अलग अलग चावलों के दाम जो है उनके काइंड्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा चावल क्या भाव होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। सपोज दैट 60 रुपये kg ये लोग जो है आपस में डिसाइड कर लेते हैं, 60 रुपीज़ kg, ठीक है, पर kg। अभी यहाँ पे लॉट साइज होता है। लॉट साइज क्या कर देते हैं कि 100 बोरी या फिर 100 किलो, ठीक है, 100 kg का लॉट साइज हो गया, ये लॉट हो गया, ये प्राइस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ हो गई, यहाँ पे आ गया डेट। अब डेट ये आज 1 महीने की बात की रख लेते हैं, जैसे कि आज हमारी डेट है 27, तो 27 की ही मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल 27 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए। आप देख सकते हैं, अगर आप ऐप वगैरह खोलेंगे कोई ब्रोकरेज फर्म का, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बट अगर आप नहीं करते हैं तो करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बट फ्यूचर में आप सॉरी बट उसमें पैसा ज़्यादा लगता है फ्यूचर में। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेट हो गई हमारी, ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, समझ रहे हैं बात को। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे एक कंपनी नहीं होती, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी होती है, समझ रहे हैं बात को। कंपनी 1, कंपनी 2, 3, 4, 5, यहाँ पे फार्मर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे फार्मर्स होते हैं और बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं। अब क्या होता है कि ये सेबी से ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप समझना बात को, ये सारा ट्रेड जो है सेबी से होता है और सेबी इसको रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे काउंटर पार्टी ख़त्म हो गया, मतलब जो काउंटर पार्टी रिस्क होता था, OTC, ओवर द काउंटर रिस्क, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। वो रिस्क ख़त्म होने की वजह से अभी ये ट्रेड हो सकती है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि धोखाधड़ी दे सके। अभी 100 ही बोरी का 100 kg ही खरीदना है तो 100 kg ही मिनिमम खरीद देंगे, 100 kg ही मिनिमम बेचेंगे, इसी प्राइस पे बेचेंगे और इसी प्राइस पे खरीदेंगे। ये सीन होता है यहाँ पे फ्यूचर। तो प्राइस वगैरह बढ़ते रहते हैं, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है और ट्रेड मार्केट का होता है, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आए, आप समझ गए। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगला हमारा है ऑप्शन। तो थर्ड है ऑप्शन। ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है an option is a contract that gives the right but not a obligation to buy or sell the underlying on or before a started date and at a stated price, while the buyer of an option pays the premium and buys the seller of an option receive the premium with the obligation to buy or sell the underlying asset if the buyer exercise his right। अभी आप इसको समझिए, ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, ये अगर अभी क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आगे इसको क्लियर और अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा है टफी चीज़ है। चलिए देखते हैं इसको, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि ऑप्शन है क्या। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सिंपल सा आप समझिए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक ऑप्शन है।
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऑप्शन है। कैसे हम समझते हैं कि सपोज दैट एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या होता है कि यहाँ पर सेम चीज़ होती है, यहाँ पर से भी होता है, समझना आप बात, से भी यहाँ पर भी होता है। ठीक है, और राइस का ही हम ले लेते हैं, राइस। ठीक है, राइस का ही एग्जांपल लेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस वही होगा, बट प्राइस यहाँ पे पूरा नहीं लेंगे, समझ रहे हैं बात? तो पूरा प्राइस नहीं लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 5 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यही 60 रुपये वाला सेम पर केजी। ठीक है, 100 बोरी 100 केजी मतलब, और 27 अप्रैल। ठीक है, ऐसा ही होता है। और इसका ऑप्शन होता है, ऑप्शन का प्राइस होता है, ऑप्शन का प्राइस सपोज दैट 5 रुपये पर केजी। ठीक है, ये हो, लॉट साइज सेम होती है। हाँ, और ये ऑप्शन है। अभी मान लीजिए यहाँ पे बाय कंपनी है, कंपनी 1 2 3 4 5। ठीक है, और फार्मर 2 3 4 5। ठीक है, ये फार्मर्स हो गया। अभी ये दोनों लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन क्या कि यहाँ पे ये सेलर है, सेलर क्या, बायर, ये बायर है। ठीक है, ये बायर हो गया और ये सेलर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और तब तक किसान की फसल तैयार हो जाती है, फसल तैयार हो जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 5 रुपये में, कि भाई ये लो 5 रुपये मेरे, हाँ 5 रुपये आप रखिए, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से मैं इतने केजी खरीदूँगा। समझ रहे बात? इतने केजी चावल में, सपोज 100 केजी की बात हुई तो 100 केजी के हिसाब से 5 रुपये, तो 500 रुपये इन लोगों ने दे दिए। और ये एक, जैसे अभी हिंदी भाषा में अगर बात करें तो बयाना इसको बोलते हैं। ठीक है, बयाना दे दिया 500 रुपये, और बयाने के हिसाब से 500 रुपये इन्होंने दिया। और इस 500 रुपये के बदले सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट दिया इनको कि भाई मैं तुमको बेचूँगा। ठीक है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ कि मैं बेचूँगा, आपको इतनी तारीख को मैं दूँगा। अब यहाँ पर बायर के पास ऑप्शन है, इसने सिर्फ 500 रुपये दिए। बायर के पास ऑप्शन होता है कि ये फला डेट को 27 अप्रैल को खरीदे, बाई और नॉट, ये एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कि वो खरीदे या ना खरीदे। अगर वो खरीदना चाहता है तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसका प्राइस फ्यूचर में 61 हो जाए, 62 हो जाए, 65 हो जाए, या फिर 70 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, बट सेलर फार्मर को बेचना ही पड़ेगा। समझ रहे बात को? बट बायर के पास कोई वो नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि खरीदना ही पड़ेगा। यहाँ फ्यूचर में क्या है, खरीदना ही पड़ेगा। समझ रहे बात को? बायर को खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि वो पूरा पैसा दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। और यहाँ पर क्या है, वो पूरा पैसा नहीं दे रहा, सिर्फ थोड़ा सा 5 रुपये दे रहा है। यहाँ पे 60 रुपये पूरे दे रहा है वो, तो इस वजह से उसको खरीदना ही पड़ेगा। और यहाँ पे इसे ये खरीदे या ना खरीदे, बट यहाँ पे इसे तो बेचना ही पड़ेगा, फ्यूचर में बेचना ही पड़ेगा। बट ऑप्शन में ऐसे भी वही सीन है कि बेचना ही पड़ेगा। समझ रहे बात को? ये हो गया ऑप्शन और फ्यूचर और फॉरवर्ड, ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। अब लास्ट हमारा बच रहा स्वैप्स, 4th नंबर में है स्वैप्स। तो स्वैप्स की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा, इसमें जो है हर पर्सन काम नहीं कर सकता। तो ये क्या लिखा हुआ है, स्वैप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन 2 parties टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू pre-arranged formula. Swaps are broadly speaking a series of forward contract. Swap help market participate manage risk associated with volatile interest rates, currency exchange, कमोडिटी प्राइस। तो यहाँ पे स्वैप्स जो है एकदम अलग चीज़ हो गई। इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्वैप्स के बारे में। स्वैप्स में होता क्या है कि एक्चुअली
स्वैप्स जो है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स या फिर बहुत बड़े, मतलब ये किसी एक चीज़ के लिए नहीं होता है, ये एकदम अलग होते हैं। ये इसमें सभी लोग ट्रेड नहीं करते, ये पर्सनली स्वैप्स जो है मॉडिफाई होते हैं। स्वैप क्या होते हैं? मॉडिफाई होते हैं हर एक चीज़ के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा। हाँ, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मुझे नाम नहीं कंफर्म याद है, ठीक है, बट एक फुटबॉल प्लेयर है जिनका इंश्योरेंस है राइट लेग का। समझ रहे हैं बात को? राइट लेग का इंश्योरेंस कौन करवाता है? अभी मतलब एक आम इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, समझ रहे हैं ना आप बात को? एक आम इंसान के लिए, आसान भाषा में मैं आपको स्वैप समझा रहा हूँ, स्वैप क्या होता है, ठीक है। एक आम इंसान के लिए राइट लेग का इंश्योरेंस नहीं हो सकता, बट ये बनवाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप बात को? ये बनवाना पड़ता है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग अजीबोगरीब इंश्योरेंस है बहुत सारे लोगों के, तो वो स्वैप्स टाइप के ही होते हैं, ठीक है। अभी अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं स्वैप्स को, तो स्वैप्स समझाने के लिए सॉरी, बट अगर ऐसे मतलब इजी भाषा में तो मैं समझा दिया आपको, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाले हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप देखिए, एक मूवी है जिसका नाम है द बिग शॉट। द बिग शॉट जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर बरी है, ठीक है। ये 2008 के क्राइसिस के ऊपर है, 2008 का क्राइसिस जो अमेरिका में हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर एक मूवी बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। 2008 में जो क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, जिसमें आप देख सकते हैं होम लोन लिया था और पूरा का पूरा मतलब अमेरिका लगभग डूब ही गया था, डूब भी चुका था और बहुत सारे लोगों का मतलब जॉब चली गई थी, बहुत कुछ हो गया था, बट सब लोग लॉस में थे। ये बंदा डॉक्टर माइकल बरी, क्या डॉक्टर माइकल बरी, ये बंदा प्रॉफिट में था, समझ रहे हैं आप बात को? ये प्रॉफिट में था, इसने स्वैप बनवाया था। तो इसके ऊपर एक ये ज़बरदस्त मूवी है, आप इसको देख सकते हैं, जिसका नाम है द बिग शॉट। आप ज़रूर देखिए इसको, बहुत अच्छी मूवी है। और तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है 1.2 एंड 1.3। समझ आप बात को? क्या क्या? हिस्ट्री एंड काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो आप ये दो चीज़ें देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह मैं आपको और आगे समझाता रहूँगा, आपको भी और खुद भी समझता रहूँगा पढ़ाते पढ़ाते, ताकि मेरा भी क्लियर हो सके और आपको भी आप भी क्लियर कर सकें। तो चलिए, ठीक है, धन्यवाद और राधे राधे।